ईरानी सदर की शहादत पर इजहार अफसोस और तासीर के लिए ईरानी सफारत खाने में सियासी और समाजी कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ईरानी सफारत खाने पहुंचे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईरानी काउंसल जनरल हसन नूरयान से मुलाकात भी की है। आपको बताते चले, ईरानी सदर की शहादत पर इज़हार अफसोस और ताज़ियत के लिए ईरानी सफारत खाने में सियासी और समाजी की आमद का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ईरानी सफारत खाने पहुंचे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईरानी काउंसल जनरल हसन नूरयान से मुलाकात की। जी हाँ, आपको बताएं कि ईरानी सदर की शहादत पर इजहार अफसोस और ताज़ियत के लिए ईरानी सफारत खाने में सियासी और समाजी कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ईरानी सफारत खाने पहुंचे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईरानी काउंसल जनरल हसन नूरयान से भी मुलाकात की है। अहम मुलाकात की गई है। ईरानी सदर की शहादत पर इजहार अफसोस और ताज़ियत के लिए ईरानी सफारत खाने में सियासी और समाजी कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ईरानी सफारत खाने पहुंचे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी उनके हमरा मौजूद थे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईरानी काउंसल जनरल हसन नूरयान से भी मुलाकात की है। सिंध असम्बली में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफे में इजाफे से मुताल्लिक़ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। सिंध असम्बली का इजलास जारी है। जी हाँ, सिंध असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। इसी पर तफसीलात जान लेंगे। आजीज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। आजीज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, सिंध असम्बली का इजलास जारी है और आज चूँकि प्राइवेट मेंबर्स से है तो मुख्तलिफ MPs की करारदादें असम्बली में पेश की गई हैं जो मंजूर भी हो रही हैं। रेहान अकरम है MQM के, उनकी करारदाद थी सिंध में गद्दागरी के खिलाफ और उन्होंने ये करारदाद पेश करते हुए मुतालबा किया है सूबे में एक नया कानून बनाया जाए जो गद्दागरी का जो माफिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करे। इस करारदाद पे मुख्तलिफ अरकान ने बात की। एक दूसरी करारदाद थी सादिया जावेद की। ये करारदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो वजीफे हैं और उसके प्रोग्राम की जो वसअत है उसके मुतालिक थी। करारदाद पे भी मुख्तलिफ अरकान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। हुकूमत ने इस करारदाद को अपोज नहीं किया। वफाकी हुकूमत से इसमें मुतालबा किया गया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ रकम की तकसीम का प्रोग्राम नहीं है, इसमें ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के दीगर मंसूबे भी हैं। तो इसके मनोअन जो इसका इस प्रोग्राम का जो मतन है, इस प्रोग्राम का जो मफ़हूम है, उसके मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर अमल किया जाए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो वजीफे हैं उसमें भी इजाफा किया जाए। अभी एक करारदाद पेश की है MP मारवी राशिदी ने, उस पर ऐवान में बहस जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आजीज़ जमाली। सिंध असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। सिंध असम्बली में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफे में इजाफे से मुतालिक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है और इस वक्त आपको बताएं कि सिंध असम्बली का इजलास जारी है जिसमें दीगर करारदादें भी पेश की जाएंगी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट शहीद मोहतरमा के नाम से मंसूब है। बिल्किस की जानिब से ये कहा गया BISP वजीफे में इजाफे से मुतालिक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो गई है। इस प्रोग्राम से औरत मुस्तहकम हुई है, मारवी राशिदी की जानिब से कहा गया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि ये इजलास इस वक्त जारी है सिंध असम्बली का। महकमा तालीम ने तालीमी इदारों में 1 जून से मौसम गर्मा की 2 माह की तातीलात का ऐलान कर दिया। कराची समेत सिंध के तालीमी इदारों में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक मौसम गर्मा की तातीलात दी जा रही हैं, जिनका इतलाक सूबे भर के निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। गुलशन टाउन की सरकारी स्कूल में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब का इनकाद हुआ। चेयरमैन गुलशन टाउन डॉक्टर फवाद अहमद ने पोजीशन होल्डर तलबा को असनाद दी। तकरीब का अहवाल जानते हैं रिजवान अहमद से। जी, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، مہنگائی نے تعلیم کا حصول بھی مشکل بنا دیا ہے، اور اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان پر عوام کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ذمہ داران جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کا معیار تعلیم بہتر کریں، اور اس سلسلے میں آج کیا تقریب ہے یہ جانتے ہیں ڈاکٹر فواد احمد سے، جو کہ چیئرمین ہیں گلشن ٹاؤن کے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیے گا مجھے کہ جو جدید تعلیم ہے اس کا حصول جو ہے اس وقت بہت زیادہ ضروری بتایا جاتا ہے، لیکن جو بلدیہ کے اسکول ہیں وہاں پہ وسائل کا بھی ان کی کمی کا سامنا ہے اور وہ حالات نہیں ہیں، تو اس سلسلے میں کوئی این جی اوز وغیرہ کی خدمات بھی حاصل کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اس وقت تو ہماری کوشش ہے کہ اپنے وسائل سے ہم اس کو انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ ہماری جو تعلیمی کمیٹی ہے ٹاؤن کی وہ بہت فعال ہے الحمدللہ، اور وہ مستقل وہ لوگ انسپیکشن بھی کرتے ہیں، یہاں اساتذہ کے ساتھ بھی رابطے میں، اور ہم انشاءاللہ یہ نمونہ پیش کریں گے کہ ہم اپنے ہی عملے سے اور اپنے ہی وسائل سے ایک بہتر اسکول چلا کے دکھا سکتے ہیں۔ مستقل یہ بتا دیجیے گا کہ آج جو ایونٹ ہوا ہے مستقبل میں کیا نتائج آپ دیکھتے ہیں، اور آج جو نتائج آپ کے سامنے آئے ہیں ان بچوں کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی کس حد تک پہنچی؟ دیکھیں، ہم نے اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ایک ٹارگٹ دیا تھا کہ جو ڈراپ آؤٹ ریشو ہے اس کو 0 پہ لے جائیں، اور اسی طریقے سے نتائج جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں کہ جس کو ہم کہیں پیش کر سکیں۔ وہ لازمی میٹرک انٹر کے اندر زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے گریڈز کے حساب سے، لیکن اگر ہم اپنے ڈراپ آؤٹ ریشو کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور نئے بچوں کی انرولمنٹ یقیناً یہ ہماری خواہش ہے۔ بالکل، چیئرمین گلشن ٹاؤن ڈاکٹر فواد احمد کہہ رہے تھے کہ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جس پہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور جو بلدیاتی اسکول ہیں ان میں مزید انہینسمنٹ لانے کے حوالے سے ان کی جو کمیٹی ہے تعلیمی کمیٹی وہ مستقل کام کر رہی ہے۔ جی، انٹر کے امتحانات میں اسسمنٹ کرنے والے اساتذہ کی تربیت کے لیے سر سید کالج میں ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اساتذہ کو اسسمنٹ کے جدید تقاضوں کے مطابق تربیت بھی دی گئی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں آئمہ خان سے۔ جی بالکل، دیکھیں انٹر بورڈ اور سیپلا کے تعاون سے جو ہے وہ انٹر کے ایگزام کے حوالے سے ایک روزہ جو ہے وہ کوالٹی اسسمنٹ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اساتذہ کی بڑی تعداد نے جو ہے وہ جنہوں نے رجسٹریشن کرائی تھی انہوں نے شرکت کری ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ سیپلا کے مرکزی صدر منور عباس صاحب موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ سر، ہمیں یہ بتائے گا 1 ڈے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ورکشاپ کتنی افیکٹو رہے گی جب انٹر کے ایگزامس ہوں گے؟ دیکھیں، ہم نے اور بورڈ آفس نے مل کے یہ اس ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ ہم نے جب گوگل فارم دیا رجسٹریشن کے لیے تو تقریباً 3,500 سے زائد اس میں رجسٹریشن ہوئی، اور ہمیں پھر فارم وہ بند کرنا پڑا لنک جو ہے، اس لیے کہ تقریباً تعداد اور زیادہ ہو جاتی۔ ہمارے پاس ظاہر اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے، پھر گرمی اتنی شدید ہے، لیکن اس بات کو محسوس کیا گیا، ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ دیکھیں بچوں کی اسسمنٹ ان کا مستقبل ہے۔ اگر وہ کاپی اچھی لکھتے ہیں یا بری لکھتے ہیں، دونوں صورتوں میں ان کو جتنے نمبر ملنے چاہیے اتنے ہی ملنے چاہیے۔ اس کے لیے اساتذہ کی تربیت بے حد ضروری ہے، ان کے ریفریشر کورسز ہونے چاہیے۔ پہلے ہم نے فیز میں یہ کیا کہ ہم نے جو جونیئر اساتذہ ہیں ان کو سلیکٹ کیا ہے جنہوں نے اپلائی کیا تھا اس میں گوگل فارم کے ذریعے، تو وہ اس وقت موجود ہیں۔ انشاءاللہ سیکنڈ فیز میں ہم اس کو مزید جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آج کی ورکشاپ سے کم از کم وہ الزام جو اساتذہ کے اوپر لگتا تھا کہ اساتذہ جو ہیں وہ صحیح طرح سے اسسمنٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے کراچی کے بچوں کا رزلٹ خراب آیا، کم از کم وہ الزام جو ہے نا وہ غلط ثابت ہوگا۔ یہاں کے اساتذہ واقعی محنتی ہیں، اور یہ تھوڑی بہت بچوں کے اینڈ پہ ایشو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے فیوچر کے لیے بہت اچھی ورکشاپ ہے یہ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سیپلا کے مرکزی صدر منور عباس صاحب موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اساتذہ کی بڑی تعداد جو یہاں پہ شرکت کر رہی ہے وہ اس حوالے سے خاصے متحرک نظر آ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کوالٹی اسسمنٹ کی ورکشاپ کو اٹینڈ کر کے ایگزام میں جو ہے وہ طلبہ کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ ان کی کارکردگی کے حساب سے مارکس جو ہیں وہ دے سکیں گے۔ جی، ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے کی مناسبت سے NIVCD کے شعبہ کارڈیو ویسکولر میں اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ مریضوں کی مفت ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں شعبہ کارڈیالوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر روبینہ رؤف کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے میر کیریو سے۔ جی میر، بتائیے گا۔ جی بالکل، دل کی بیماری کے سب سے بڑے اسپتال NICVD کے شعبہ پریونٹیو کارڈیولوجی کی طرف سے ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے یعنی ہائی بلڈ پریشر ڈے کے حوالے سے جو ہے کارڈیو ویسکولر رسک اسکرین کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں جو آنے والے شہری ہیں ان کے مفت ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، ان کے جو رینڈم بلڈ شوگر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بھی یہاں سہولیات موجود ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر روبینہ رؤف کے
हमारे साथ मौजूद है। मैडम ये बताइएगा कि आज के इस कैंप में क्या क्या सहूलियात मौजूद है, हमें थोड़ा मुआयना भी करवाते कि मरीजों के कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ब्लड प्रेशर की आगाही का दिन है, दुनिया भर में मुनक्कद किया जाता है आवाम की आगाही के लिए, इससे कंट्रोल करने के लिए, और इसके साथ साथ और कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो दिल की बीमारियां पैदा करने में हो सकते हैं, उसकी वजह हो सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जितने हमारे पास स्क्रीनिंग के लिए अफराद आए थे, लोग आए थे अपना मुआयना कराने के लिए, उन तमाम पेशेंट की हमने रजिस्ट्रेशन की है। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ इस काउंटर के ऊपर पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है। यहाँ आने वाले तमाम मरीज़ों का कोलेस्ट्रॉल चेक किया जा रहा है ताकि उनको बताया जा सके कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या आपकी शुगर ज़्यादा है तो आप उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाते हैं तो उसके लिए दवाइयाँ तजवीज़ की जा सके। जी बिल्कुल, आपने रुबीना रऊफ की बातें सुनी, उनका कहना था कि आज की जो ये कैंप है इसमें जो आने वाले शहरी उनके मुफ्त टेस्ट किए जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर के टेस्ट, शुगर के टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं। उसके बाद जो है उन्हें मर्ज़ की तशख़ीस के बाद जो है यहाँ पर जो माहिरीन बैठे हैं वो उन्हें अदवियात भी फराहम करें। ताहम लोगों की बड़ी तादाद आज NICVD में पहुँची है जहाँ पर वो अपने मुफ्त जो है टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं। जी बरसाती नालों की सफाई का फंड्स टाउन को दिया जाए। चेयरमैन शाह फैसल टाउन ने सिंध हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर डाला। गौहर खट्टर कहते हैं कि फंड्स बल्दिया उस्मा कराची को देने से नालों की सफाई में ताख़ीर होती है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। कराची में बरसाती नालों के फंड्स की तकसीम पर कुछ टाउन को तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन शाह फैसल टाउन ने सिंध हुकूमत से फंड्स का मुतालबा कर दिया। गौहर खटक का कहना था कि कुल 13 नालों में से 5 बड़े बरसाती नालों की सफाई KMC की जिम्मेदारी है। हमारे 8 नाले इन बड़े नालों में जाकर गिरते हैं। जब तक बड़े नालों की मुकम्मल सफाई नहीं होती बरसाती पानी की फौरी निकासी की गारंटी नहीं दी जा सकती। शाह फैसल टाउन में तकरीबन 13 नाले हैं, बड़े नाले, जिसमें से 5 नाले KMC के पास आते हैं और 8 नाले हमारे पास आते हैं। और अफसोस से कहना पड़ता है कि वो 5 नाले जो है उन 8 नालों को आपस में मिलाते हैं। जब तक वो 5 नाले क्लियर नहीं होंगे 8 नाले क्लियर हो ही नहीं सकते। वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद बंगश बोले, कौंसिल की करारदाद ला रहे हैं जिसमें सिंध हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि नाला सफाई का फंड KMC को देने के बजाय टाउन हुकूमतों को जारी किया जाए। मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है कुछ ही अरसे में, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे जो टाउन है इसके अंदर हम आपस में इजलास करके एक करारदाद पास कराने वाले हैं जिस पे हम KMC से डिमांड करेंगे कि हमारे पास नाला सफाई के हवाले से हमें फ़ंड दिया जाए अलग से। महकमा मौसमियात भी खबरदार कर चुका है कि इस मरतबा मानसून बारिशें मामूल से ज़्यादा होने का इम्कान है, लिहाजा बरसाती नालों की सफाई व मरम्मत का काम नागुज़ीर है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नाम मेमन ने आइस इस्तेमाल करने वालों को मुआशरे के लिए खुदकश बमबार करार दे दिया। उनका कहना था कि तालीमी इदारों में बच्चों को मनशिया का आदी बनाया जा रहा है। कच्ची के डाकुओं से लड़ने के लिए सिंध हुकूमत हथियार खरीदेगी। शर्जील नाम मेमन ने कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था आइए आपको सुनवाते हैं। इदारों में मासूम बच्चों को मंशियात जो है वो सप्लाई की जा रही है, उनको मंशियात का आदी बनाया जा रहा है। हुकूमत हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती कि पूरे मुआशरे को मंशियात की जद में लाया जाए। इसीलिए इसकी शुरुआत जो है वो एक्साइज एंड नारकोटिक्स जो एक इदारा है हमारा, जिसको मैं ही देख रहा हूँ, हमने उसकी शुरुआत की। फिर उसमें पुलिस की भी हम शुक्रगुजार हैं, वज़ीर आला साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने और IG साहब ने, इन सब में मिलकर जो है वो उसमें वो मुआवनत देकर जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ रही है पुलिस की वहाँ कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मंशियात वाकई काफ़ी हद तक फैल चुकी है और हमने अभी काफ़ी हद तक लोग गिरफ़्तार किए हैं, काफ़ी हद तक जो है वो ड्रग पेडलर्स वो अरेस्ट हुए हैं। देखिए गुटखा और जो मेन पुड़ी वगैरह किस तरह की चीज़ें वो आ रही हैं, पुलिस को हैंडल करती है। हमारे पास हमारा मेन फोकस है सिंथेटिक ड्रग्स, और उसमें ख़ास सिंथेटिक ड्रग्स में भी ख़ास तौर पर क्रिस्टल और आइस। जो क्रिस्टल और आइस है वो इस वक्त समझे कि इस वक्त मुआशरे के लिए आप जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए खुदकश बमबार हैं। वो किसी वक्त भी कोई भी उनके बिहेवियर में आप चेंज देख सकते हैं, खड़े खड़े कोई भी इस तरह का रिएक्शन दे सकते हैं जो कि पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए कॉज ऑफ वरी हो सकता है। तो उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ उसमें ना सिर्फ शहरों में जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं उसमें भी जॉइंट चेक पोस्ट भी कायम की गई हैं, और वैसे भी हमने अपने एक्साइज पुलिस को कहा हुआ है तो ज़्यादा विजिलेंट रहे। एंटी नार्कोटिक फोर्स भी इस पे काम कर रही है। तो हमारी प्रायोरिटी वो यही है कि जी वहाँ पे एक प्याली चाय थकन और टेंशन दूर भगाए।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाय का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी रवा माली साल के 10 माह में 54 करोड़ 74 लाख डॉलर्स की चाय पी चुके हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। जितनी थकावट हो, किसी बात की टेंशन हो या फिर कोई ज़हनी उलझन, इन सब का हल एक प्याली चाय। जिंदगी आसान हो जाए। जहां पाकिस्तानी होगा वहां चाय का जिक्र जरूर होगा। मीटिंग हो या दोस्तों की महफिल, चाय के बगैर दुनिया ही अधूरी है। मूड हो या ना हो, चाय का एक कप लम्हों को 4 चांद लगा देता है। पाकिस्तानी आवाम के लिए चाय हर घर, हर ऑफिस, हर इजलास, हर मौसम का मशरूब है। शहरियों का कहना है उदासी हो या खुशी का मौका, नींद भगाना हो या थकावट से छुटकारा पाना हो या जहन को ताज़ा करना हो, एक कप चाय की प्याली जादू दिखाती है। कराची वालों को खाना मिले नहीं मिले, चाय मिलना चाहिए। कराची वाले कहीं भी जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, कुछ भी जाए, वो कोल्ड ड्रिंक पिला दो, आप उन्हें अच्छे से अच्छा जूस पिला दो, फ्रेश मिल्क पिला दो, सोडा पिला दो, पर वो जब तक चाय नहीं पियेंगे उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। ये सुकून है चाय हमारी ज़िंदगी का। चाय के बगैर तो दिन स्टार्ट नहीं होता। अगर चाय ना मिले ना तो दिमाग घूमता रहता है। टी एसोसिएशन के साबिक सदर अमान पराचा बोले, चाय बुनियादी खुराक है। गम और खुशी के मौके पर भी चाय का इस्तेमाल किया जाता है। बताता चलूँ कि चाय जो है ना, इसका जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, ये तकरीबन 2019 से शुरू हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन ने भी इसकी एक अहमियत को जाना है कि ये चाय का भी इंटरनेशनल डे होना चाहिए। अदरवाइज़ तो हम बिल्कुल चाय को ऐसे समझते कि ये जो है लग्जरीज में आता है, लेकिन ये चाय जो है वो ख़ास हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ख़ासकर हमारे मुल्क को देखा जाए तो चाय एक बुनियादी खुराक है हमारी लोगों की। सुबह सबकी जो होती है वो चाय से होती है। हर घर में चाय इस्तेमाल होती है, हर ऑफिस में चाय इस्तेमाल होती है, मजदूर चाय इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में चाय के बगैर मेहमान नवाजी अधूरी तस्वुर की जाती है। थकन और ज़हनी तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तानी करक चाय का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि रवा माली साल के 10 माह में 54 करोड़ 74 लाख डॉलर्स की चाय दरामद हुई। यूँ पाकिस्तानियों ने चाय के इस्तेमाल में गुज़श्ता साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बेल्जियम के सफीर ने कराची चैम्बर का दौरा किया। पाकिस्तान के लिए GSP प्लस 2027 तक बढ़ा दिया गया। GSP प्लस का नया ज़ाब्ता बहुत जल्द नाफिज हो जाएगा, जिस पर अमल दरामद करना होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, बेल्जियम के सफीर ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अलविदाई दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए GSP प्लस 2027 तक बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान के लिए GSP प्लस का नया ज़ाब्ता बहुत जल्द नाफिज हो जाएगा। उनका कहना है कि ज़ाब्ते पर अमल दरामद करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ताजिर बरादरी सियासी हुक्काम को इस हवाले से आगाह करे। बेल्जियम के सफीर ने यह भी कहा कि GSP प्लस पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान GSP प्लस मुआहदे का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। 2023 में बेल्जियम और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत मुतवाज़िन रही। उन्होंने इसको खुशाइन भी करार दिया। इस हवाले से कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट इफ्तिखार शेख ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि माली साल 2023 में यूरोपीय यूनियन को बरामदात 8 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई थी। माली साल 24 के 9 माह में बेल्जियम को पाकिस्तान की बरामदात तकरीबन 40 करोड़ 50 लाख डॉलर थी। पाकिस्तान की बेल्जियम को बरामदात तवक्कात से कम है। इस पर इफ्तिखार शेख ने अपनी राय पेश की। उन्होंने कहा कि बेल्जियम के सरमायाकार SIFC के तहत सरमायाकारी के मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। जी बहुत शुक्रिया काविश मेमन। एक्सपो सेंटर कराची में हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस सज गई। 3 रोज़ा नुमाइश 23 मई तक जारी रहेगी। मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं सैयद ज़ुबैर राशिद। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ और हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आज जो कि एक्सपो सेंटर कराची में ये नुमाइश सजी है, तो इसका आज पहला रोज़ है और मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से यहाँ पर जो है मुख्तलिफ स्टॉल्स जो है वो लगाए गए हैं। मालूमाती स्टॉल्स हैं, मेडिकल फील्ड से मुतलिक बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन वाहिद खान अगर आपको कैमरे की आँख से मुलाजा करके थोड़ा बहुत दिखा सकें कि डेंटल रोबोटिक्स से मुतलिक यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है सर सैयद मेडिकल कॉलेज की तालिबात ने तैयार किया है और ये जो प्रोजेक्ट है इससे मुतल्लिक यहाँ पर एक रोबोट जो है वो भी इन्होंने तैयार किया और इनका ये कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, AI का दौर है और जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए जो डेंटिस्ट है तो इस रोबोट के ज़रिए उसको अपने असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रीफली किस तरीके से ये इसको एक्सप्लेन करती है इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। मुझे बताइए ये जो आपका डेंटल रोबोटिक है क्या है ये हमारा डेंटल रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट है। इसमें हमने बताया कि फ्यूचर में डेंटल जो डेंटिस्ट होता है उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी असिस्टेंट या फिर एक टेक्नीशियन हायर करने की। वो रोबोट्स के थ्रू ही वो सारे काम करवा सकता है और इसमें ये है कि सर्जन के हैंड्स को रिप्लेस करेगा लेकिन डेंटिस्ट या उसको रिप्लेस नहीं करेगा सर्जन को इटसेल्फ।
ठीक है, मतलब एज एन हेल्पर के तौर पे डेंटिस्ट के साथ जब उसके असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है तो इनका ये कहना है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू, इस रोबोट के थ्रू जो है अगर इस पर मज़ीद काम किया जाए तो असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ह्यूमन एरर जो है उससे यकीनन एक कह सकते हैं कि एक इज्तनाब जो है वो हासिल किया जा सकेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेंटल रोबोटिक्स से मुतल्लिक यहाँ पर प्रोजेक्ट मतलब जो पोस्टर्स हैं वो भी आवेज़ा किए गए हैं और यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को जो है हम मेडिकल फील्ड में, शोबे तिब में जो है अपना सकते हैं।